नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे। और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हैं। अपना घर आज के समय पे किसको अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान आज अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है इस अपने घर को बनाने के चक्कर में लोग अक्सर एक गलती कर जाते हैं, अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल देते हैं। रिस्क में डाल देते हैं वो कैसे, मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। और वीडियो में बने रहिए पूरे तरीके से, पूरे एंड तक वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले जो है हम छोटे से स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रवि नाम का इंसान था जो कि एक इंजीनियर था और अपने लाइफ टाइम के जो इतने भी कॉर्पस उसने बनाया, लगभग 80 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास आदमी 80 लाख रुपए उसने बनाया। और जब घर बनाने का टाइम आया तो लगभग 70 लाख रुपए तक जो अपने सपनों का घर में उसने डाल दिया। अब 70 लाख रुपए डालने के बाद जो है उसके ऊपर अभी भी जो है EMI चालू हो गए हैं और जितने भी इमरजेंसी फंड थे वो जीरो हो गए हैं, रिटायरमेंट फंड जीरो हो गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सही था? बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर और हम समझेंगे साथ साथ, ताकि ये गलती हम ना कर बैठे। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नेटवर्थ होता क्या है, क्योंकि इसको बिना जाने जो है हम इस वीडियो में आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका नेटवर्थ क्या है तो आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे छोटे से फॉर्मूले के साथ। वो है, जब भी अगर आप नेटवर्थ कैलकुलेशन करो तो सिंपली एक चीज करना है। वो क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको लायबिलिटीज के साथ माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आए वो आपका टोटल नेटवर्थ हो जाता है। अब एसेट्स क्या हो गया, तो एसेट्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसेट्स होता क्या है। जितने भी सारे आपके इन्वेस्टमेंट है, आइदर वो म्यूचुअल फंड के अंदर हो, आपके पास कैश हो, आपका प्रॉपर्टी हो, PPF हो, या फिर किसी भी तरीके का आपका बॉन्ड हो, मतलब जो सिर्फ आप ही का है, तो वो एसेट्स क्लास में आता है क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। FDs भी हो गया तो वो भी आपका एक तरीके से जो है एसेट्स क्लास में आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज बेसिकली एक चीज आप याद रखना, जितने भी लोन्स है आपके, अगर वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, या फिर किसी को इंटरेस्ट पे पैसा आपको देना हो, या फिर आप ये बोल लो कि आपका किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड पे जो है लोन चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। तो जब इन दोनों को आप जब कैलकुलेशन करके जब इक्वल टू पे आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो वो आपका नेटवर्थ निकल जाता है। तो वही आपका एक्चुअल नेटवर्थ होता है। और इसी से हम आगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो किस तरीके से नेटवर्थ के बाद जो है हम घर बना सकते हैं और कितना कहाँ परसेंटेज यूज करना चाहिए। और इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज दैट कि एक राम नाम का आदमी है और राम के पास जो है टोटल एसेट्स क्लास जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर्टी है, या फिर आप PPF बोल लो, बॉन्ड्स बोल लो, या फिर FDs बोल लो, या फिर इमरजेंसी फंड बोल लो, रिटायरमेंट फंड बोल लो, या कैश बोल लो, सब मिलाकर टोटल 1 करोड़ रुपए। और जितने भी लायबिलिटी राम के ऊपर है वो लगभग 20 लाख रुपए है। तो अगर आप 1 करोड़ में जब 20 लाख रुपए माइनस करोगे तब टोटल 80 लाख रुपीज होता है। तो जो 80 लाख रुपीज है वो टोटल राम का नेटवर्थ हो गया है। तो एक छोटे से एग्जांपल से भी हम समझ चुके हैं। तो फाइनली अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना % हिस्सा अपने नेटवर्थ का अपने घर पे लगाना चाहिए। तो जब भी आप घर लें तो नेटवर्क कैलकुलेशन के बाद जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कितना % हिस्सा घर पे लगना चाहिए। तो 25 से लेके 40% तक का हिस्सा, ये मैं नहीं कहता, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, यानी कि 25% से लेके 40% तक जो है आपका नेटवर्थ का जो आप अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक अगर छोटे से एग्जांपल से समझें तो अगर आपके पास 1 करोड़ का नेटवर्थ है तो लगभग आप 25 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक जो है अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट करिए और घर बनाइए। पता चला कि ज्यादा बड़ा घर लेने के चक्कर में आप जो है एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके हैं और जो है फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, घर तो लेने की बात आती है और कभी ऐसा भी होता है कि हमें लोन भी लेना पड़ता है साथ ही। तो जब भी आप लोन लेते हो तो लोन का भी एक सेफ जोन होता है कि सेफ जोन कौन सा है हमारा, ये भी समझना जरूरी होता है। तो लोन का जो सेफ जोन होता है वो बेसिकली हमारे सैलरी से रिलेटेड रहता है कि जब भी आप लोन ले रहे हो तो ज्यादा लोन लेने के चक्कर में पता चला कि फिर से आप उसी ट्रैप में फंस रहे हो। तो जब भी आप लोन ले रहे हो तो आप एक चीज कैलकुलेशन लेके लगाना कि जो भी आपका सैलरी है, जो भी सैलरी है उसका 30 to 35% का ही आपका जो है EMI आना चाहिए। लगभग 6 से 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए और साथ ही कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इन सभी का होना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा लालच करना जरूरी नहीं है, हमें चीजों को समझना जरूरी है ताकि ब्रेक डाउन हो सके। क्योंकि जब हमारी कम उम्र होता है जब, तो हम लालच करके जो है लोन ले लेते हैं। जब भी लेकिन उम्र बढ़ता है, 40s में आते हैं, 45 में आते हैं, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डीप डाउन हो चुका होता है और उस समय पे जो इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे जो है हम इससे टैकल नहीं कर पाते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं और जो हमारा EMI था वो अब स्ट्रेस EMI में बदल चुका होता है। तो एक छोटे से रॉन्ग या राइट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है और आप जो है EMI जो आपका आ रहा है मंथली बेसिस पे वो लगभग 50,000 रुपए आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सही होगा? मैं 30 से 35
5% तक की बातें किया था आपसे, तो 50,000 जहाँ EMI आ रहा है तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है। वहीं मैं बात करूं कि आपका सैलरी जो है 1 लाख रुपए है और जो है आपका EMI लगभग 30 से 32,000 रुपए के करीब आ रहा है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि वहाँ क्या है, आपके बाकी नीड्स के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। उसके चक्कर में आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे, लोन लोगे और भी तरीके के लोन लोगे और फंसते चले जाओगे फाइनेंशियल ट्रैप में। तो सही एग्जाम्पल के साथ आपको जाना चाहिए और अपने अच्छे तरीके से जो है पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, रिस्क मैनेज करना चाहिए और लाइफ में आगे ग्रो करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि घर इमोशन से जुड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशन। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ। लेकिन यार सिर्फ घर ही सब कुछ नहीं होता है, आपको लिक्विड पे भी ध्यान देना चाहिए, आपको ग्रोइंग एसेट्स पे भी ध्यान देना होगा, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, NPS हो गया, PPF हो गया। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। क्यों? ताकि आप जब भी रिटायर करो तो आपके पास घर के साथ साथ एक अच्छा फंड हो सके, ताकि आप अपने फैमिली के साथ जो है एक अच्छी लाइफ बिता सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप आज अपने घर बना लिया, आपके पास पैसे नहीं है तो 60 के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साथ ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा है, ताकि कभी भी किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी आती है तो वहां पे आप इन सब तरीके से बच सके। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन था कि आपको किस तरीके से बचना चाहिए, कहाँ आपको अपना नेटवर्क का कितना पैसा लगाना चाहिए, आपके सैलरीज के कितने % EMIs होने चाहिए और साथ ही कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने बॉन्ड्स के अंदर, FDs के अंदर, NPS के अंदर, आप PPF के अंदर इन्वेस्ट करो, सब जगह पे लिक्विड के अंदर इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से क्या होगा, एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ आप रिटायरमेंट करोगे और रिटायरमेंट के बाद आप SIP की जगह SWP करो, ताकि आपको बैठे बैठे घर पैसा भी आए और आपका पैसा भी जो है इंक्रीज होते रहे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।